Hello defense aspirants, welcome to the online theater of Defense Guru, a unit of Centurion Education Private Limited। जैसा हमने आपसे कहा था कि हम आपको एनडीए के पॉलिटी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देंगे, तो वैसे ही मैं आज कुणाल मिश्रा आपके लिए सारे एनडीए के सारे पॉलिटी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन प्लस मैंने इनमें कुछ ऐसे भी क्वेश्चन डाले हैं जो हमको लगता है कि इस साल के एनडीए में आ सकते हैं। तो एनडीए के में आप हमेशा याद करें, जब भी आप एनडीए की प्रिपरेशन करें तो उसमें सबसे बड़ी क्या रहता है कि आपके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाना एक बून रहता है, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो, मे इट बी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, पॉलिटी, ज्योग्राफी, कुछ भी हो, उसमें आपका पॉलिटी के हों चाहे किसी के भी हों, आपके लिए प्रीवियस ईयर लगाना बहुत ज़्यादा जरूरी। तो वीडियो को आगे शुरू करते हैं और देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन हैं। पहला क्वेश्चन है, द इमरजेंसी प्रोविजंस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैव बीन बोरोड फ्रॉम। ऑप्शन है जर्मनी, जापान, यूएसएसआर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। एक चीज़ याद रखिएगा, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में सोर्सेज बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जो सोर्स आते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, कहाँ कहाँ से हमने क्या क्या लिया है, ये सोर्सेज हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो जर्मनी, जापान, यूएसएसआर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में से कौन सा है? सही आंसर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से हमने सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट है, मतलब सबसे बड़ा सोर्स है हमारी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। और क्या क्या पॉइंट हैं जो हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिए हैं जो इम्पोर्टेंट हैं? हमेशा याद रखिएगा, एनडीए में अगर आपको कभी जीएस का सेक्शन करना है तो आपको स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा। जीएस बहुत लेंदी है, आपको सिर्फ सिलेक्टेड पढ़ना होगा। सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी पढ़ने हैं तो उसमें से भी सिलेक्टेड सब कुछ पढ़ना है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से लार्जेस्ट है, ये याद रखना है। इससे हमने पब्लिक सर्विस कमीशन लिया है, ये जो यूपीएससी बना हुआ है ये सब हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया है। और दूसरा पूछा जाए तो हमने ये जो गवर्नर का ऑफिस बना हुआ है ये भी हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से ही लिया गया। तो गवर्नर, लार्जेस्ट सोर्स और पब्लिक सर्विस कमीशन, ये सारा का सारा हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया, प्लस एमरजेंसी प्रोविजंस। अब ये चारों आपको याद रखने हैं। ऊपर वाले देख लेते हैं, ऊपर वाले जो हैं हमारे, वो कहाँ कहाँ से लिए गए हैं। तो जैसे यूएसएसआर है, यूएसएसआर से जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो यूएसएसआर से हमने लिया है वो है हमारी एफडीज, फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं जो हमने इससे ली हैं। जापान से पूछा जाए तो जापान से हमने लिया है प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। ये प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ है कि कानून के हिसाब से सारा प्रोसीजर चलेगा, ये सब कुछ हमने जापान से लिया है। अब आती है जर्मनी की बारी। जर्मनी में याद रखना, उतने समय हम इस सोर्स को कहते थे वेमर कॉन्स्टिट्यूशन। वेमर, WEIMAR, ये जर्मनी के कॉन्स्टिट्यूशन को हम कहते थे। और इससे हमने लिया कौन सा पॉइंट है जर्मनी से? जर्मनी भी बढ़िया है और ये बहुत पूछा जाता है जर्मनी वाला भी। आप सबको पता होगा हमारी जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो इमरजेंसी के वक्त चली जाती हैं, तो उनका जो सस्पेंशन है वो हमने जर्मनी से लिया है कि इमरजेंसी के समय हम अपनी फंडामेंटल राइट्स को वापस ले लेती हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपसे वापस ले लेती है। लेकिन कुछ दो फंडामेंटल राइट्स हैं जो हमसे वापस नहीं ली जाती। आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं कि कौन कौन सी फंडामेंटल राइट्स हैं जो हमारी इमरजेंसी के वक्त भी हमारे साथ रहती हैं। याद करने का तरीका मैंने हमने सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी की क्लासेस में बताया है कि सब चला जाता है, सिर्फ शगुन रह जाता है। तो अगर आपको इससे कुछ याद आता है तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद जो हमारा है, व्हाट कैन बी द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इन अ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ अ स्टेट इन इंडिया। मतलब हमारे यहाँ विधानसभा की सबसे मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितनी हो सकती है? तो विधानसभा में हमारी मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑप्शन के वाइज देखते हैं, 400, 500, 450, 550, कितनी हो सकती है हमारी स्ट्रेंथ? अगर आप सही आंसर जानते हैं तो आपका आंसर होगा 500। मैक्सिमम स्ट्रेंथ हमारी 500 हो सकती है। और इधर में लोकसभा की 552,
राज्यसभा की होती है 250, राज्यसभा की 250 एंड लोकसभा की अगर पूछी जाए तो होती है 552। ये सबकी मैक्सिमम स्ट्रेंथ है। अब लेकिन अगर हम इतने समय स्टेट की बात कर रहे हैं, हमें पता है इसका तो आंसर 500 हो गया, लेकिन अगर इसी का काउंटर क्वेश्चन आ जाए कि मिनिमम बताइए, मैक्सिमम तो सबको पता है, मिनिमम बताइए, तो मिनिमम होगी 60। ये याद रखिएगा, मिनिमम 60 होती है। और सबको पता है कि हमारे यहाँ ये जो सीट्स दी जाती है अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन दी जाती है। तो पॉपुलेशन के अगर आधार पे ये सब दिया जाता है, तो सोचा जाए अगर कुछ स्टेटों की तो बहुत कम पॉपुलेशन होगी, उनके यहाँ तो मिनिमम 60 बनना भी बड़ा मुश्किल होगा। तो इसीलिए स्पेशल प्रोविज़न में हम गोवा, अरुणाचल, सिक्किम, ये 3 है प्रदेश हमारे, गोवा, अरुणाचल, सिक्किम, इन तीनों की मिनिमम स्ट्रेंथ 30 है। याद रखिएगा, गोवा, अरुणाचल, सिक्किम, इनकी लेजिस्लेटिव असेंबली की मिनिमम स्ट्रेंथ 30 है। और भी कुछ प्रदेश हैं जिनके लिए स्पेशल प्रोविज़न है, जैसे वो अगर देखा जाए तो मिज़ोरम और नागालैंड की है। मिज़ोरम और नागालैंड की अगर मैं बात करूं तो मिज़ोरम नागालैंड की है 40 एंड 46। जैसे मिज़ोरम की है 40, नागालैंड की है 46। 46 ये याद रखना है आपको। ये कुछ स्पेशल है, स्पेशल चीज़ें यूपीएससी ज़्यादा पूछता है, ये याद रखिएगा। तो अब याद कैसे करें ये सारी की सारी चीज़ें? मैक्सिमम ही याद कर ली हमने, बहुत है, ये कैसे याद करें? तो इसका एक याद करने का एक तरीका है, याद रखिएगा, गैस 30 है और एमएन 46 है। अब ये कैसे? गोवा, अरुणाचल, सिक्किम 30, मिजोरम, नागालैंड 46। खत्म। एक बार में कितने क्वेश्चन तैयार हो गए? सिर्फ एक ही क्वेश्चन से हमने कितने क्वेश्चन तैयार कर लिए। नेक्स्ट आते हैं, सुप्रीम कोर्ट हैज मेड राइट टू फ्री एजुकेशन एज पार्ट ऑफ विच अमंग द फॉलोइंग राइट्स? ऑप्शन ए राइट टू लाइफ, ऑप्शन बी राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। अब इसमें अगर सोचा जाए तो कौन सा हो सकता है? अब आपको यूपीएससी में क्वेश्चन करने का ढंग भी आना चाहिए कि किस तरीके से मैं क्वेश्चन करूं। राइट टू फ्री एजुकेशन दिया हुआ है, एजुकेशन इज पार्ट ऑफ आवर लाइफ, तो ऑप्शन ए ही सही होगा इसका। ऑप्शन ए जो इसमें लिखा हुआ है वही ऑप्शन उसके हिसाब हमारे हिसाब से बिल्कुल सही है। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए बिल्कुल बिल्कुल सही है। इसमें अगर आप देखें तो ऑप्शन ए जो राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी करके ये जुड़ा हुआ है, आर्टिकल 21 है ये हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, फंडामेंटल राइट्स का है ये, तो उसी में ये राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन की अगर बात की जाए तो ये हमारे यहाँ आर्टिकल 23 टू 24 में जुड़ा हुआ है। राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की बात की जाए तो 19(1) में ये जुड़ा हुआ है। बहुत राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन आपको बहुत याद करना पड़ेगा। ये कुछ ऐसी 6 राइट्स हैं जो हमारे यहाँ स्टेट लेजिस्लेचर ने कभी हमको गवर्नमेंट ऑफ पीपल ऑफ इंडिया को कभी भी फ्री दी ही नहीं। ये थोड़ी आपको मतलब प्रोटेक्शन ऑफ 6 सर्टेन राइट्स हैं, उन्हीं में से एक स्पीच एंड एक्सप्रेशन। कल्चर एंड एजुकेशन राइट्स की बात है तो ये आर्टिकल 25 टू 28 जुड़ी हुई है हमारे यहाँ। तो ये सारी की सारी चीज़ें एक क्वेश्चन से, आप कभी भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया तो उससे एक नोट्स बनाते रहें। उन नोट्स बनाने से आपके देखिए कितने क्वेश्चन निकल सकते हैं। इन्होंने राइट टू फ्री एजुकेशन बनाया, कहीं राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन के आर्टिकल आ गए, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन आ जाए, तो ये सारी की सारी चीज़ आप नोट बनाते रहिए, तो आपके लिए एक वीडियो ही बहुत यूज़फुल होगा जब आप पेपर अटेंड करने जाएंगे। नेक्स्ट आता है, which among the following articles speaks about impeachment of president of India? हमेशा याद रखिएगा भैया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फॉर इंडियन पॉलिटी इज इम्पॉर्टेंट।
जिन जिनको मैं इम्पोर्टेंट कह रहा हूँ उनको याद करिए। अभी तक मैंने सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को इम्पोर्टेंट कहा, अब मैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को इम्पोर्टेंट कह रहा हूँ। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की पावर एंड दैट टू होल यूनियन इज इम्पोर्टेंट फॉर एनडीए एंड दैट एंड एज वेल एज फॉर सीडीएस ऑल्सो। इंडियन पॉलिटी always concerns about president, what he appoints, what are his powers, everything. Now they are asking which among the following articles speaks about which of the following articles speaks about impeachment of president of India. इम्पीचमेंट कौन सा आर्टिकल में है, ये बस ये सीधा है। इम्पीचमेंट होता क्या है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को वायलेशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के ग्राउंड्स पर हटाया जा सकता है, तो उसे कहते हैं हम इम्पीचमेंट। इम्पीचमेंट मीन्स महाअभियोग, रिमूवल ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो कौन सा आर्टिकल है, तो आर्टिकल जो इसमें बैठता है वो है आर्टिकल 61। आर्टिकल 61 इसका सही आंसर है। ऊपर के आर्टिकल देख लेते हैं क्योंकि हमें क्वेश्चन करने से भी मतलब है, प्लस उससे नॉलेज भी गेन करनी है। तो देखा जाए 60 क्या बताता है, 60 बताता है हमारे ओथ ऑफ प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट की ओथ कौन कराता है, ओथ ऑफ प्रेसिडेंट की बात है तो प्रेसिडेंट की ओथ कराते हैं हमारे यहाँ CJI और एनी अदर सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। याद रखिएगा कभी भी क्वेश्चन आए कि हु एडमिनिस्टर्स द ओथ ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और लिखा हो CJI ओनली, तो ये गलत है। अगर CJI नहीं होंगे तो क्या प्रेसिडेंट की ओथ नहीं होगी, CJI और एनी अदर सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ये आंसर सही है। CJI प्लस लिखा हो वो भी गलत है, CJI एंड लिखा हो वो भी गलत है। नेक्स्ट आते हैं आर्टिकल 62 लिखा हुआ है। आर्टिकल 62 हमारे यहाँ बताता है टाइम ऑफ होल्डिंग इलेक्शन टू फिल वैकेंसी ऑफ प्रेसिडेंट। टाइम ऑफ होल्डिंग इलेक्शन टू फिल वैकेंसी ऑफ प्रेसिडेंट मतलब कितने समय तक हम प्रेसिडेंट का ऑफिस अगर वेकेंट हो तो कितने समय तक हो सकता है, इट इज़ फॉर मैक्सिमम 6 मंथ्स। नेक्स्ट देखा आर्टिकल 63 लिखा हुआ है। 63 प्रेसिडेंट से रिलेटेड ही नहीं है, वो है वाइस प्रेसिडेंट से रिलेटेड। वाइस प्रेसिडेंट का ये आर्टिकल है 63। 63 जैसे 52 कहता है देयर शुड बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वैसे ही 63 कहता है देयर शुड बी अ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। लेकिन वाइस प्रेसिडेंट का हमारे यहाँ काम होता है टू बी एन एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपको याद रखनी है, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब। एक एक क्वेश्चन के नोट्स बनाते रहिए। यही पूरा आप अगर सेशन कर लीजिए तो मैं कह सकता हूँ आपके पॉलिटी के कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आप ना कर पाए। नेक्स्ट देखते हैं, द रेजोल्यूशन फॉर रिमूविंग द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन बी मूव्ड इन। हमारे यहाँ प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को हटाने के लिए रेजोल्यूशन कौन पास कर सकता है, तो ऑप्शन दिए गए हैं लोकसभा ओनली, राज्यसभा ओनली, आइदर ऑफ टू हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, जॉइंट सिटिंग ऑफ टू हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। तो रेजोल्यूशन फॉर रिमूविंग द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन बी मूव्ड इन ओनली राज्यसभा। अभी मैं आपको इसका रीज़न भी बताता हूँ कि राज्यसभा ओनली क्यों है। क्योंकि हम अभी मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में बताया था कि हमारे यहाँ प्रेसिडेंट का वो वाइस प्रेसिडेंट का कोई काम नहीं होता, सिर्फ उनका एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा ऐसा काम होता है। तो राज्यसभा ही को प्रॉब्लम होगी उनसे, तो राज्यसभा के वो अगर चेयरमैन है तो राज्यसभा उनका हटाने का रेजोल्यूशन पास करेगी। तो वही चीज़ है। अब इस क्वेश्चन से हम क्या एक्स्ट्रा नॉलेज गेन कर सकते हैं, इसके ऑप्शन डी से हम बहुत एक्स्ट्रा नॉलेज गेन सकते हैं। जॉइंट सिटिंग ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, तो याद रखिएगा जॉइंट सिटिंग ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट हमेशा प्रेसिडेंट के बुलाने पर होती है। जॉइंट सिटिंग से प्रेसिडेंट करा सकते हैं, और ये जॉइंट सिटिंग होती है तो हमारे यहाँ ये होती है तो आज तक कितनी बार हुई है, ये हमारे यहाँ से आज तक 3 बार हुई। ये आपको याद रखना पड़ेगा, बहुत इम्पॉर्टेंट है। आगे अगर इसका कोई क्वेश्चन है तो हम इसके बारे में और भी कुछ पढ़ेंगे। अभी के लिए हम इसके आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, फॉर विच अमंग द फॉलोइंग पीरियड्स एन अटॉर्नी जनरल इज अपॉइंटेड इन इंडिया। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया इज द फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया एंड फॉर विच पीरियड ही इज़ अपॉइंटेड। अटॉर्नी जनरल का अगर मैं आर्टिकल की बात करूँ तो आर्टिकल 76 है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का।
और ये कितने समय के लिए रहते हैं, तो इनका कोई समय नहीं जब तक प्रेसिडेंट चाहे। इट इज़ कॉल्ड ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। जब तक प्रेसिडेंट चाहें ये तब तक रहते हैं, और इनकी सैलरी एंड एमेंडमेंट्स आर आल्सो डिसाइडेड बाय द प्रेसिडेंट। ठीक है, तो अटॉर्नी जनरल से आपको इतना याद करना है, श्योर शॉर्ट क्वेश्चन है। अटॉर्नी जनरल का एक बहुत फेमस क्वेश्चन है, ही इज़ द ओनली पर्सन who can attend both houses of parliament but can't vote। ये याद रखिएगा, 2017 में पॉलिटी का एनडीए में एक ही क्वेश्चन आया था, और वो सिर्फ यही क्वेश्चन आया था कि हु अमंग द फॉलोइंग कैन अटेंड बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट बट कांट वोट, एंड द आंसर वाज अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का यही क्वेश्चन याद रखिएगा, अटॉर्नी जनरल से सबसे इंपॉर्टेंट यही क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आगे बढ़ते हैं। In which among the following parts of Constitution of India are enshrined the fundamental duties? फंडामेंटल ड्यूटीज़ हमारे यहाँ भारत के संविधान के कौन से हिस्से में, कौन से भाग में पाई जाती हैं? तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हमेशा याद रखिएगा कि हमारे यहाँ ऐड हुई हैं, तो हमेशा ये याद रखिएगा, कोई भी चीज़ ऐड होती है तो भैया उस वाले पार्टों में तो होगी नहीं जो पहले से बने हुए, ए वाले पार्टों में आएगी। पार्ट 3 ए है ही नहीं, तो जाहिर सी बात है हमारा आंसर होगा पार्ट 4 ए। इसे कहते हैं ऑप्शन एलिमिनेशन। आप ऑप्शन एलिमिनेशन लगा कर भी सारे क्वेश्चन कर सकते हैं, वो आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, ज़्यादा अच्छा पड़ेगा। तो पार्ट 3 ए तो गया ही, पार्ट 3 ए तो है ही नहीं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। तो पार्ट 4 है जिसमें हमारी एफडीज हैं, और एफडीज मैंने अभी आपको शुरुआत में बताया था कि हमने कहाँ से ली हैं, यूएसएसआर से, जिसको कहा जाता है नव रशिया। तो यूएसएसआर से हमने एफडीज अपनी ली हैं। अब पार्ट 3 की बात आ जाए, पार्ट 3 क्या बताता है? पार्ट 3 भैया एफआर्स बताता है, मीन्स फंडामेंटल राइट्स। पार्ट 4 क्या बताता है? पार्ट 4 हमारा बताता है डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। और पार्ट 3 फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था। इन विच अमंग द फॉलोइंग ईयर्स द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज अमेंडेड फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम? कब हमारे यहाँ भारत के संविधान को सबसे पहली बार संशोधन किया गया था? सबसे पहली बार संशोधन कब हुआ था? तो जाहिर सी बात है भैया, पहली बार संशोधन हुआ तो बड़ा इम्पोर्टेंट हमारे लिए। तो पहला संशोधन, अनुमान से भी ये क्वेश्चन हम लगा सकते हैं कि अगर संशोधन 50 में तो बना था संविधान, 51, 52, 53 ऑप्शन होते थे, तो एकदम से 50 जनवरी में तो एकदम से हम कोई संशोधन करने ना वाले। तो कौन सा संशोधन हुआ होगा? तो आंसर इज 1951। फर्स्ट अमेंडमेंट was done in 1951। अमेंडमेंट से आप हमेशा याद रखिएगा कि टोटल हमारे कितने अमेंडमेंट हो चुके हैं, वो है 104 टिल डेट। एंड और अमेंडमेंट को हमेशा याद करने का तरीका होता है कि अमेंडमेंट ऐसे याद किए जाते हैं, पहले उसका नंबर बोला जाता है और फिर उसका ईयर बोला जाता है। जैसे बोला जाता है 44 78, 42 76, 61 88, 77 19 2 ऐसे करके बोला जाता है, 73 92 ऐसे करके बोला जाता है। तो वैसे ही जैसे आपने 51 याद किया है, तो इससे फर्स्ट याद रखिएगा। 51 में हमने किया था, और 51 में पहला अमेंडमेंट हुआ, तो उससे हुआ क्या था, क्या अमेंडमेंट था? उससे हमने जोड़ा था नाइन्थ शेड्यूल। नाइन्थ शेड्यूल उससे ऐड हुआ था। नाइन्थ शेड्यूल वॉज एडेड टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। नाइन्थ शेड्यूल कहता क्या है? नाइन्थ शेड्यूल कहता है वैलिडेशन ऑफ सर्टेन एक्ट्स एंड रेगुलेशन रिलेटेड टू लैंड रिफॉर्म। इतना लंबा आपको याद करने की ज़रूरत नहीं, जिस भी चीज़ में लैंड करके एक ज़मीन शब्द आ रहा है, वो हमेशा नाइन्थ शेड्यूल से रिलेटेड है। कभी ये भी क्वेश्चन आ जाए कि राइट टू प्रॉपर्टी जो हमारी हुआ करती थी, फंडामेंटल राइट, वो कौन से शेड्यूल से रिलेटेड है? तो आंसर होता है नाइन्थ शेड्यूल। तो नाइन्थ शेड्यूल इसलिए इम्पोर्टेंट है, एक तो पहला अमेंडमेंट था, और ये ज़मीनी विवाद से भी रिलेटेड था। तो नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हम देख सकते हैं हमारे जो इम्पोर्टेंट हो सकता है, द प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज a part of constitution, not a part of constitution, is an annexure to constitution,
इज़ अ शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन? बहुत सिंपल क्वेश्चन है, डायरेक्ट बिना किसी उसके हम पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को मार्क कर सकते हैं, यही हमारा सही आंसर है। प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, बहुत बार इसको और प्रियम्बल भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार इसको पूछा भी गया है। ये प्रियम्बल से जो और क्वेश्चन आ सकते हैं वो है कि प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज अमेंडेड हाउ मेनी टाइम्स? द आंसर इज वन। अगर वन बार ही हमारा एक ही बार कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रियम्बल अमेंड हुआ तो कौन सा अमेंडमेंट हुआ? आंसर इज 42nd अमेंडमेंट 1976। अभी बताया था अमेंडमेंट हमेशा नंबर पहले फिर उसके बाद ईयर, तो 42nd अमेंडमेंट 1976 से हुआ था। हुआ क्या था वो आप मुझे बताएंगे कि हुआ क्या था 42nd अमेंडमेंट से, प्रियम्बल में कौन कौन से चेंज आए थे। Next question, what is the minimum years of age for candidates for office of vice president? वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए हमारे यहाँ मिनिमम एज कितनी होती है, मिनिमम एज क्या रखी गई है फॉर ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट? तो वाइस प्रेसिडेंट की मिनिमम एज हमारे यहाँ रखी गई है 35। याद रखिएगा 35 हमारे यहाँ मिनिमम एज प्रेसिडेंट की भी है। प्रेसिडेंट और वीपी दोनों के लिए हमारे यहाँ सेम एज रखी गई है, चाहे प्रेसिडेंट हो चाहे वीपी हो, दोनों के लिए मिनिमम एज 35 ही रखी गई है। और एक चीज़ मैं आपको तरीका बता दे रहा, जो भी हमारे यहाँ हायर अथॉरिटीज़ हैं, बड़े अथॉरिटीज़ हैं, उनकी हमेशा मिनिमम एज 35 ही है। प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट की तो मैंने बता ही दी। 25 अगर देखी जाए कि 25 किसकी है, तो 25 हमारे यहाँ लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए, विधानसभा के लिए। और देखा जाए 30 किसके लिए, तो वीपी के लिए, विधान परिषद के लिए। तो एक क्वेश्चन पढ़ने आए थे और दो तीन क्वेश्चन तैयार हो गए, विधानसभा की भी मिनिमम भी पता चल गई, विधान परिषद की भी मिनिमम पता चल गई, वो है 30। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग इज कॉल्ड द गार्जियन ऑफ पब्लिक पर्स ऑफ इंडिया? हु अमंग द फॉलोइंग इज कॉल्ड द गार्जियन ऑफ पब्लिक पर्स ऑफ इंडिया? अब इस क्वेश्चन को हम एक तरीके से करते हैं। ऑप्शन दिए गए, आरबीआई गवर्नर, कैग, सुप्रीम कोर्ट, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर। इन्होंने बात की है गार्जियन ऑफ पब्लिक पर्स ऑफ इंडिया। पहले क्वेश्चन को समझते हैं, हमारे पब्लिक की पर्स को संभालने वाला गार्जियन, अभिभावक जिसे कहते हैं हिंदी में, वो इनमें से कौन है? तो अगर देखा जाए सबसे पहले एक ऑप्शन तो मैं तुरंत ही काट सकता हूँ, वो है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट तो हमारे यहाँ कभी कोई काम नहीं करते गार्जियन ऑफ पब्लिक पर्स के लिए, मतलब पैसे से रिलेटेड तो उनका कोई काम है नहीं, तो सुप्रीम कोर्ट वाला ऑप्शन गलत हो गया। यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर रिलेटेड टू बजट, एक मिनट में सोच भी सकते हैं हाँ ऐसा। आरबीआई गवर्नर तो फिनेंस से कोई रिलेटेड नहीं है, फिनेंस से रिलेटेड हैं इनकी चीज़ें, डायरेक्टली पब्लिक को तो नहीं अफेक्ट करती, और पब्लिक पर्स की बात करें तो अब दो ऑप्शन तो गए, दो ऑप्शन में से सोचा जाए जो बचे, तो आंसर है कैग। कैग सही आंसर है हमारा, बिल्कुल सही आंसर बैठता है कैग। कैग इज़ द राइट आंसर, आर्टिकल 148 में है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको कहा जाता है कॉम्प्ट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। पढ़ने के लिए हम लोग इनको याद करते हैं काजी, CAGI। और कॉम्प्ट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया इतने समय है राजीव महर्षि सर, राजीव महर्षि इतने समय हमारे यहाँ कैग की पोजीशन लिए हैं, और वर्ल्ड बैंक में भी इनको कैग का कार्यभार एग्जीक्यूटिव कार्यभार संभालने के लिए नियुक्त किया गया है, ये याद रखिएगा, एज करेंट अफेयर आपके लिए काम आएगा। नेक्स्ट देखा जाए, देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया विच आर्टिकल सेज? इसका आंसर तो अभी मैंने जब वाइस प्रेसिडेंट में बता रहा था तभी मैंने आपको सीधे आंसर दे दिया था, इसका आंसर था आर्टिकल 52। आर्टिकल 52 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। 52 से 52 से 78 हमारे यहाँ यूनियन एग्जीक्यूटिव है, 76 पे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है, 52 से हमारे यहाँ शुरू होते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। 53 की बात की जाए तो 53 क्या बताता है, थोड़ा एक्स्ट्रा ले लेते हैं। 53 हमारे बताता है एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन। ये हमारे यहाँ CDS का आया हुआ क्वेश्चन है, डायरेक्ट ये क्वेश्चन आया था कि बताइए आर्टिकल 53 में क्या है। 54 की बात की जाए कि 54 में क्या जुड़ा हुआ है, तो 54 में जुड़ा हुआ है इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट।
55 में क्या जुड़ा हुआ है? 55 में जुड़ा हुआ है मैनर ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। मैनर ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट होता है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन विद सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट मतलब उनका इलेक्टोरल कॉलेज। 53 एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन। तो ये सारी की सारी चीज़ें आप लिखे रहिए क्या, तो आपको आगे चल के एक ही वीडियो देखिए और आपके सारे क्वेश्चन तैयार। नेक्स्ट, प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ comes under which of the following in India? Fundamental right, fundamental duty, DPSP is a short। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वो है प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ कम्स अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग इन इंडिया। मतलब प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ कम्स अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग इन इंडिया, मतलब फंडामेंटल राइट में आता है, फंडामेंटल ड्यूटी में आता है, डीपीएसपी में आता है, या बोथ बीएनसी मीन्स फंडामेंटल ड्यूटीज एज वेल एज डीपीएसपी। अब प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ की बात हो रही है, तो प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ कभी फंडामेंटल राइट में तो नहीं जोड़ेंगे कि हमारा अधिकार। अधिकार अलग होते हैं, कर्तव्य अलग होते हैं, याद रखिएगा। मौलिक अधिकार हैं आपके फंडामेंटल ड्यूटी, तो एक ऑप्शन तो गया। अब बता फंडामेंटल ड्यूटी या डीपीएसपी। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी वो चीज़ होती हैं जिसमें स्टेट को गाइडलाइंस दी जाती है एक वेलफेयर स्टेट बनाने के लिए। क्या स्टेट में वाइल्ड लाइफ का प्रोटेक्शन ज़रूरी है? तो हाँ ज़रूरी है। नेक्स्ट आते हैं फंडामेंटल ड्यूटी। फंडामेंटल ड्यूटी 11 है, उनमें फंडामेंटल ड्यूटी क्या हमारा कोई कर्तव्य बनता है प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ के तहत? हाँ बनता तो है। तो आंसर होगा बोथ बी एंड सी। द करेक्ट आंसर इज बोथ बी एंड सी। तो प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ डीपीएसपी में भी है। डीपीएसपी में ये आर्टिकल 48A में है। 48A लिबरल और इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स। और अगर एफडीएस की बात है तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ 11 है, उसमें भी ये जुड़ी हुई है प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ। तो याद रखिएगा प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ दोनों। याद रखिएगा एफडीएस और डीपीएसपी में अगर आपको सब कुछ डीपीएसपी ना याद हो पाए, एफडीएस ना याद हो पाए, तो बस सिंपल सा ये याद कर लीजिएगा कौन सी डीपीएसपी हैं जो एज फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी हमारे में एडेड है। ये आपका एक तरीके से समझ लीजिए होमवर्क है इस वीडियो के बाद, बहुत काम आएगा आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच अमेंडमेंट बिल मेड द नंबर ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज फ्रॉम 10 to 11। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। अभी मैंने बोला भी था कि एफडीज टोटल हमारी 11 है। ये थी 86 अमेंडमेंट 2002 से। इन्होंने ईयर नहीं लिखा लेकिन हम तो ईयर ही से याद करते हैं। तो 86 अमेंडमेंट 2002 से हमारे यहाँ जोड़ी गई थी फंडामेंटल ड्यूटी 11 that says for education for the children between 6 to 14 years, 6 to 14 ईयर। और 86 2002 ही से आर्टिकल 21A भी जुड़ा हुआ है, राइट टू एजुकेशन एक्ट, ये भी आपको तैयार करना पड़ेगा। तो 86 अमेंडमेंट हमारे लिए ज़रूरी हुआ। अब आता है, अगर पढ़ ही रहे हैं तो ऊपर वाले भी कर लेते हैं। 42nd इम्पॉर्टेंट है, 42nd 1976 में है और 44th 1978, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है याद करना। 42nd याद रखिएगा कि 42nd को हमारे यहाँ कहा जाता है मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब है कि इसमें इतने अमेंडमेंट हुए थे, इतने ज़्यादा कि उसकी वजह से हमें इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहना पड़ा। इसी को हमें मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहना पड़ा कि इसमें इतने ज़्यादा अमेंडमेंट हुए थे। सारे के सारे आर्टिकल यूजुअली मोस्टली आर्टिकल थे हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जो अमेंड हुए थे, तो इसलिए मिनी कॉन्स्टिट्यूशन इसे कहा जाता है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट देखा जाए, विच अमंग द फॉलोइंग आर्टिकल मेक्स द सुप्रीम कोर्ट अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। इनमें से कौन सा ऐसा आर्टिकल है जो सुप्रीम कोर्ट के को कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड बनाता है? कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड का पहले मतलब समझिए। All cases of Supreme Court are kept for future references and perpetual memory। आपने देखा होगा जब भी टीवी में कभी भी आपने केस देखा होगा तो एक आदमी टाइपराइटर लिए हुए जो भी केस में बातें हुआ करती हैं सब कुछ टाइप किया करता है, तो वो कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, एज रिकॉर्ड हम सुप्रीम कोर्ट केसेस रख लेते हैं कि हमारे आगे फ्यूचर रेफरेंसेस के काम आए। कैसे काम आ सकते हैं? तो ये काम ऐसे आते हैं
कि जैसे हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट के जो रिकॉर्ड हैं, जैसे मान लीजिए सेम केस हाई कोर्ट में आया, तो हाई कोर्ट को विदाउट वेस्टिंग टाइम वही फैसला जो सुप्रीम कोर्ट ने पहले दिया था इस केस पर, वही उठाकर अकॉर्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट जजमेंट डेटेड ऐसे करके हमारा टाइम नहीं, ज़्यादा लंबा प्रोसीजर नहीं होगा और उनके कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड से हम सब काम कर सकते हैं। तो कौन सा आर्टिकल कहता है? तो आंसर इसमें जो दिया हुआ है वो है आर्टिकल 129। 129 इज़ द राइट आंसर। याद रखिएगा सुप्रीम कोर्ट के जितने भी आर्टिकल हैं वो 124 से 147 ही तक में जुड़े हुए हैं। 124 से लेकर 147 तक हमारा पूरा का पूरा सुप्रीम कोर्ट है। तो इसी में सारे के सारे जुड़े हैं। 125 समझ लेते हैं क्या है। 125 है हमारे यहाँ सैलरी ऑफ जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। 125 सैलरी के बारे में बताता है। 127 हमारा बताता है एडहॉक जजेस के बारे में। एडहॉक जजेस, जब हम किसी भी रिटायर्ड जज को, जब सीजीआई विद परमिशन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया किसी भी जज को ले आ सकता है, हाई कोर्ट के किसी भी जज को, और इतने समय सीजीआई सीजीएचसी से भी कंसर्न करता है। तो याद रखिएगा एडहॉक जजेस। 131 की बात है तो 131 भी इम्पॉर्टेंट है। ये हमारे यहाँ बताता है ओरिजिनल जुरिडिक्शन। ओरिजिनल जुरिडिक्शन आप समझ सकते हैं वो केसेस जो हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट पहुँचते हैं। ओरिजिनल जुरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सुप्रीम कोर्ट के कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं, यहीं से आप याद कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जैसे मैंने आपको बताया सोर्सेज इंपॉर्टेंट, वैसे ये कमेटीज़ भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। कमेटी के कुछ कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं। तो जितने क्वेश्चन कमेटी के इंपॉर्टेंट है मैं इसी क्वेश्चन में आपको सारे के सारे बता दूंगा। तो अभी तो ये ड्राफ्टिंग कमेटी की बात करें। ड्राफ्टिंग कमेटी, जो ड्राफ्टिंग कमेटी के वो थे चेयरमैन, आंसर है बी आर अम्बेडकर सर। प्रारूप समिति हिंदी में कहा जाता है। प्रारूप समिति के अध्यक्ष हमारे यहाँ बी आर अम्बेडकर सर थे। तो प्रारूप समिति तो समझ लिया। अब जो लोग लिखे हुए इन्हीं की हम समिति पढ़ लेते हैं जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट होगी। राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये कौन कौन सी कमेटी के अध्यक्ष है? तो ये रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमेटी के चेयरमैन थे। रूल्स ऑफ प्रोसीजर इस कमेटी के, याद रखिएगा रूल्स ऑफ प्रोसीजर। नेक्स्ट आता है जे बी कृपलानी। जे बी कृपलानी सर किसके थे? तो फंडामेंटल राइट्स की एक सब कमेटी बनी थी, उसके चेयरमैन ये थे। फंडामेंटल राइट्स की सब कमेटी के चेयरमैन जे बी कृपलानी। और फंडामेंटल राइट्स की कमेटी के कभी आए तो वल्लभ भाई पटेल थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। नेक्स्ट आते हैं जे एल नेहरू। जे एल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू और फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ये थे। इनका ये याद करने का तरीका है, इनकी सारी कमेटी का नाम यूजुअली, मोस्टली कमेटीज़ का नाम इनका था यूनियन से शुरू होता था। तो यूनियन पावर्स कमेटी, यूनियन पावर्स अगर कभी आए, ठीक है, और यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी जिसमें यूनियन आ रहा है उसके अध्यक्ष अगर आए तो हमारे जे एल नेहरू सर थे। ये याद रखिएगा, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट कमेटीज़ इम्पॉर्टेंट हैं आपके लिए, तो कमेटीज़ को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कमेटी के बारे में हमने पूरा पढ़ लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा आता है, ऑल डाउट्स एंड डिस्प्यूट्स इन कनेक्शन विद इलेक्शन टू प्रेसिडेंट आर इंक्वायर्ड इनटू एंड डिसाइडेड बाय। मतलब ये कहना चाहते हैं जितने भी इलेक्शन डिस्प्यूट हैं प्रेसिडेंट के, वो कहाँ सुने जाते हैं। अब इसमें दो ऑप्शन तो हम पहले ही काट सकते हैं कि कोई भी इलेक्शन डिस्प्यूट जो हो प्रेसिडेंट का, उसमें पार्लियामेंट और प्राइम मिनिस्टर का तो कोई रोल होगा नहीं। बचे हमारे पास दो ऑप्शन, इनमें से दो ऑप्शन बचे सुप्रीम कोर्ट और इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन ये एक स्पेशल क्वेश्चन है, इसका आंसर होता है सुप्रीम कोर्ट। कोई भी इलेक्शन डिस्प्यूट हो प्रेसिडेंट का तो उसके लिए सिर्फ सुप्रीम कोर्ट होता है हमारा, जो उनकी इलेक्शन डिस्प्यूट को देखता है। एक बात इसमें ध्यान रखिएगा कि इलेक्शन डिस्प्यूट ऑफ प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट के इलेक्शन डिस्प्यूट प्लस वाइस प्रेसिडेंट वीपी के प्रेसिडेंट इलेक्शन डिस्प्यूट हमेशा हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट में ही देखे जाते हैं। और सारे इलेक्शन डिस्प्यूट जिसी के भी हों इलेक्शन डिस्प्यूट, वो सारे इलेक्शन कमीशन में देखे जाते हैं।
तो सिर्फ प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन डिस्प्यूट हमारे यहाँ देखे जाते हैं सुप्रीम कोर्ट में। ये याद रखिएगा, ये एक अच्छा क्वेश्चन है जो हम तैयार कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, विच अमंग द फॉलोइंग वॉज नॉट मेंबर ऑफ कंस्टिट्यूएंट असेंबली एस्टैब्लिश्ड इन जुलाई 1946। संविधान समिति का इनमें से कौन मेंबर नहीं था, सदस्य नहीं था, ये सीधे सीधे ये पूछना चाहते हैं। तो 1946 जुलाई की ये बात कर रहे हैं, तो डायरेक्ट आंसर मार्क कर सकते हैं, बड़ा सिंपल है, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी जी हमारे राष्ट्रपिता किसी भी संविधान समिति में नहीं थे, संविधान समिति की किसी भी पालिका में, मतलब किसी भी कमेटी में नहीं थे। अब हम थोड़ा इस क्वेश्चन में थोड़ा ज़्यादा जान लेते हैं जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट होगा, जैसे हम आगे के क्वेश्चन का मतलब हमारे लिए एक नोट्स टाइप की ये पूरा वीडियो बन जाएगा। के एम मुंशी कौन सी कमेटी में थे और किसके चेयरमैन थे? तो के एम मुंशी ऑर्डर ऑफ बिजनेस, ऑर्डर ऑफ बिजनेस कमेटी थी हमारे यहाँ कंस्टिट्यूएंट असेंबली में, उसके अध्यक्ष थे। और के एम मुंशी का एक और चीज़ आपको याद रखनी है कि के एम मुंशी हमारे यहाँ ड्राफ्टिंग कमेटी में भी थे, प्रारूप समिति में। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपको याद करना कि ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर कौन कौन से थे, तो उनमें से एक के एम मुंशी भी थे। अब बात आती है कि राजेंद्र प्रसाद जी, ये कौन सी कमेटी के थे? तो राजेंद्र प्रसाद जी, मैंने उतने समय भी आपको बताया था कि ये तो इनका आपको कमेटी के साथ साथ ये भी याद रखना है, चेयरमैन थे हमारे यहाँ कंस्टिट्यूएंट असेंबली के, याद रखना है। और फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वॉज चेयरमैन ऑफ कंस्टिट्यूएंट असेंबली, ये आपको ध्यान रखना है। तो वैसे ही याद रखिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और जे एन नेहरू का मैंने आगे ही आपको बताया था कि यूनियन जिस भी कमेटी में आ रहा हो उसके वो रहेंगे ही। तो आपको ऐसे याद रखना है, राजेंद्र प्रसाद, के एम मुंशी और महात्मा गांधी नहीं थे, अबुल कलाम आज़ाद भी थे। नेक्स्ट आते, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अंडर विच आर्टिकल आर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू हाउस ऑफ पीपल? सबसे पहले इस क्वेश्चन में तो पहले ये हाउस ऑफ पीपल का मतलब समझिए। हाउस ऑफ पीपल का मतलब होता है लोकसभा, हाउस ऑफ पीपल मतलब होता है लोकसभा। काउंसिल ऑफ स्टेट्स, काउंसिल ऑफ स्टेट्स कभी भी लिखा हो तो इसका मतलब होता है काउंसिल ऑफ स्टेट्स, इसका मतलब होता है राज्यसभा। याद रखिएगा, काउंसिल ऑफ स्टेट्स मतलब राज्यसभा, हाउस ऑफ पीपल मतलब लोकसभा। तो ये पूछें कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल, जो हमारे यहाँ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं वो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होते हैं हाउस ऑफ पीपल के, कौन सा आर्टिकल कहता है? तो कौन सा आर्टिकल ऐसा कहता है? वो है हमारे आर्टिकल 75A। याद रखिएगा 75 में ही प्राइम मिनिस्टर हैं, मतलब प्राइम मिनिस्टर की सारी पावर बताई गई है। और कौम की सारी पावर है वो 75 में है। तो कभी भी कौम वाम आया करे तो आप 75 को थोड़ा याद, मतलब ये समझ सकते हैं आप 75 टू ज़्यादा से ज़्यादा 78 तक, 78 तक, उसमें 76 में ये जी को छोड़ दीजिए। तो ये सब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और पीएम से रिलेटेड हैं सारे के सारे। तो आपको ये ध्यान रखना है, ये आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आते हैं, द कमेटी अपॉइंटेड इन 1977 टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ पंचायती राज वॉज चेयर्ड बाय। 1977 में हमारे यहाँ एक कमेटी बनी थी टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ पंचायती राज। पंचायती राज की रिव्यू करने के लिए कौन सी कमेटी बनी थी जिसकी वजह, तो वो जो कमेटी बनी थी उसका नाम था अशोक मेहता कमेटी। अशोक मेहता कमेटी हमारे यहाँ 1977 में बनी थी टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ। अब चलिए, जैसे ये कमेटी के बड़े क्वेश्चन आते हैं तो इनको याद कैसे किया जाए, तो मैं आपको एक तरीका बताता हूँ कि हमेशा जो मेहता वाली यूजली कमेटी रहती है, जैसे अशोक मेहता हुए, बलवंत राय मेहता हुए, ये जो दोनों लोग रहते हैं इनका हमेशा रिलेशन पंचायती राज ही से था। पंचायत का कभी भी कुछ आए तो हमेशा आप इन दो मेहता को याद रखिएगा। अशोक मेहता जी ने बताई थी 2 टीयर की पंचायत, और बलवंत राय मेहता जी ने हमारे यहाँ बताई थी, बलवंत राय मेहता जी ने 3 टीयर की पंचायत हमारे यहाँ इन्होंने बताई थी कि 3 टीयर की पंचायत होनी चाहिए हमारे, 3 टीयर। ये था 2 टीयर अशोक मेहता, बलवंत राय मेहता 3 टीयर। याद कैसे करेंगे अगर ये टीयर भी भूल गए? अशोक मेहता जी के नाम में 2 वर्ड हैं,
तो ये हुए 2 टीयर। बलवंत राय मेहता जी के नामों में 3 हैं, तो 3 टीयर, दोनों रिलेटेड थे पंचायती राज से। अब आपको ये कभी नहीं भूलेगा क्योंकि वर्ड तो आप याद ही रखेंगे, अशोक मेहता, बलवंत राय मेहता। नेक्स्ट आते हैं, अ फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया वॉज पुट फॉरवर्ड बाय, मतलब फेडरल स्ट्रक्चर जो संघीय प्रणाली है, संघीय प्रणाली का मतलब क्या होता है पहले आप ये समझ। संघीय प्रणाली का मतलब होता है डिवीजन ऑफ पावर, डिवीजन ऑफ पावर। जब हम पावरों का मतलब शक्तियों का विभाजन करते हैं तो उसे कहते हैं फेडरल स्ट्रक्चर। मतलब एक सेंटर में होगा, एक आदमी सेंटर को संभालने के लिए होगा और एक आदमी हमारे यहाँ स्टेट को संभालने के लिए होगा, कि हम शक्तियों का विभाजन कर रहे हैं। अ सिंगल प्राइम मिनिस्टर कैन नॉट लुक आफ्टर द होल इंडिया, so we have given chief ministers, and governor is like watchdog, and this is the phenomena of our parliamentary form of government। तो वही डिवीजन ऑफ पावर ये पूछ रहे हैं कि कहाँ से हमने लिया। तो डिवीजन ऑफ पावर हमने लिया है एक्ट ऑफ 1935 में। एक्ट ऑफ 1935 मैंने वेरी फर्स्ट क्वेश्चन में बताया था कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये देखिए इंपॉर्टेंट है। फेडरल स्ट्रक्चर भी हमने वहीं से उठाया, एक्ट ऑफ 35 में ही पूरा फेडरल स्ट्रक्चर की बातें की गई थी, तो आपको याद रखना है। इसी से हमने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में भी लिया था। नेक्स्ट आते हैं, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन ऑफ अ विलेज पंचायत, इनमें से कौन सा हमारा विलेज पंचायत का फंक्शन नहीं है। अब इस क्वेश्चन को मैं सोचने का आपको तरीका बता रहा हूँ कि विलेज पंचायत का भी जो भी आए, जैसे ये जो लिखा हुआ है विलेज पंचायत का कौन सा तरीका, मतलब कौन सा फंक्शन है, तो इसमें ये जो ऑप्शन डी दिया हुआ है, आपको सारे ऑप्शन देखे होंगे, ऑप्शन डी में मेंटेनेंस ऑफ रोड है, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही बैठता है, आंसर है ऑप्शन सी। ये आपको मैं सोचने का तरीका बताता हूँ कि कैसे। एक विलेज पंचायत गांव में सारे काम देखती है, सारे काम देखेगी, लेकिन आप हमेशा याद रखिए, आप मुझे कोई भी नीति बताइए भारत सरकार की जो आपको कॉलेज में एजुकेशन के लिए देती हो। आपको हमेशा, अगर मैं राइट टू एजुकेशन की बात हो, 6 से 14 साल के बच्चे, उसमें एलिमेंट्री एजुकेशन है, फ्री और कंपलसरी एजुकेशन है, ये सब जुड़ा हुआ है। लेकिन वो कभी हायर स्टडीज़ की बात नहीं करती। वो कहती इफ़ यू विल बी वेल अवेयर एंड वेल इक्विप्ड विद नॉलेज, कि आप अपनी कॉलेज एजुकेशन अपने आप कर सकते हो। वो जिम्मेदारी से 12वीं तक की लेती, और कॉलेज एजुकेशन ये है नहीं। तो प्रोवाइड कॉलेज एजुकेशन इसका सही आंसर है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आते हैं, विच अमंग द गिवन एक्सरसाइज द मोस्ट प्रोफाउंड इन्फ्लुएंस इन फ्रेमिंग द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। यूपीएससी के जितने भी क्वेश्चन आते हैं, सबसे पहले उनमें आपको सबसे ज़्यादा पहले ये समझना चाहिए पूछना क्या चाहते हैं। क्वेश्चन फ्रेमिंग बहुत बड़ी रहेगी, लेकिन वो बहुत सिंपल सा उसका एक आंसर रहेगा। ये इसमें ये पूछना चाहते हैं कि सबसे ज़्यादा बड़ा सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। हमने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से क्या चीज़ कि कौन सा आर्टिकल है जो सबसे ज़्यादा, तो आंसर होगा द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। जो द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 है, उसी से सारी की सारी चीज़ हमने उठाई, और उसी ने हमें सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस दिया इन फ्रेमिंग द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये चीज़ आप याद, यूएस, ब्रिटिश, आयरिश सब इम्पोर्टेंट है। ब्रिटिश यूएस के बारे में हम जान चुके हैं। आयरिश के बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि आयरिश ने क्या दिया। आयरिश से आपको सबसे ज़्यादा आयरलैंड से याद रखना, आयरलैंड ही से हमने डीपीएसपी ली। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी पार्ट 4 में जुड़ी हैं, आयरलैंड से हमने लिए। और आयरलैंड से आपको ये याद रखना है कि एक और चीज़ आपको डीपीएसपी से याद रखनी है कि डीपीएसपी हमने ली है आयरलैंड से। कहीं क्वेश्चन आ जाइए आयरलैंड ने कहाँ से लिए, तो आयरलैंड ने भैया लिए है स्पेन से। ये याद रखना कि आयरिश स्पेन और डीपीएसपी इंडिया है, ठीक है। स्पेन के पास थी, स्पेन मतलब आयरिश वहाँ से, फिर आयरिश से हमने डीपीएसपी में। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल एम्पावर द प्रेसिडेंट टू कॉल फॉर ज्वाइंट सिटिंग ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है कि किस आर्टिकल से हमारे यहाँ संविधान के कौन से आर्टिकल से हमारे यहाँ हम
प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ज्वाइंट सिटिंग ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट करवा सकते हैं। तो ज्वाइंट सिटिंग ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट हो सकती है सिर्फ आर्टिकल 108 के तहत, आर्टिकल 108 के तहत। और मैंने शुरुआत के क्वेश्चंस में बताया कि आज तक हमारे यहाँ ज्वाइंट सिटिंग कितनी बार हुई है। ज्वाइंट सिटिंग से भारत में आज तक सिर्फ 3 बार हुई। सबसे पहले हुई है बैंकिंग प्रोहिबिशन बिल था, सॉरी सॉरी सॉरी, पहला बैंक नहीं, पहला डाउरी था। सबसे पहले डाउरी बिल में हुई है, उसके बाद आए तो बैंकिंग बिल में हुई है, बैंकिंग प्रोहिबिशन में। बैंक से आपको याद रखना है, ऑप्शन तो आएंगे ही। फिर आपको याद रखना है तो पोटा याद रखिए, पोटा पे हुई थी। ठीक है, 3 बार ज्वाइंट सिटिंग हो चुकी है। ज्वाइंट सिटिंग से रिलेटेड और क्वेश्चन, तो क्वेश्चन ये रहता है कि ज्वाइंट सिटिंग होती तो राज्यसभा लोकसभा एक साथ बैठाई जाती, दोनों के एक इंडिविजुअल चेयरमैन होते हैं, राज्यसभा का चेयरमैन होता है, लोकसभा का स्पीकर होता है। तो जब ये लोग ज्वाइंट सिटिंग करते हैं तब कौन इनके साथ बैठता है, तब कौन बैठता है, तो तब स्पीकर ऑफ लोकसभा चेयर करता है ज्वाइंट सिटिंग को। ये हमने पढ़ लिया कि हमारे यहाँ स्पीकर चेयर करता है ज्वाइंट सिटिंग ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। तो ज्वाइंट सिटिंग को चेयर करने वाले स्पीकर हो गए। अब आता है आर्टिकल 110, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है, ये मनी बिल को बताता है। मनी बिल आपके लिए बड़ा इम्पोर्टेंट है, मनी बिल से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि एक मनी बिल को राज्यसभा कितने दिन के लिए रोक सकती है, तो आंसर होता है 14 डेज। 14 डेज और 2 वीक्स, उसके लिए राज्यसभा एक मनी बिल को रोक सकती है। मनी बिल को इनिशिएट कौन करता है, लोकसभा ओनली। मनी बिल को प्रपोज कौन करता है, मनी बिल प्रपोज अगर होगा सिर्फ प्रेसिडेंट उसे प्रपोज करेंगे। याद रखिएगा, प्रेसिडेंट प्रपोजेज अ मनी बिल, सिर्फ प्रेसिडेंट प्रपोज करेंगे कि इस सत्र में एक धन विधेयक मीन्स एक मनी बिल आएगा। प्रेसिडेंट के अलावा कोई नहीं उसे प्रपोज कर सकता। और कौन होता है जो ये बताता है कि ये मनी बिल है, वो है स्पीकर ऑफ लोकसभा। स्पीकर ऑफ लोकसभा बताता है कि वेदर अ बिल इज़ मनी बिल और नॉट। स्पीकर की एक रिसिप्ट लगी रहती है उसमें, वो पता रहता है कि ये मनी बिल आया है। ठीक है, तो आर्टिकल 110 से रिलेटेड आपके बहुत सारे क्वेश्चन हो गए, लेकिन आंसर इसका, अगर इस क्वेश्चन का आंसर है तो आर्टिकल 108 होगा। अब आर्टिकल 102 101 को भी निपटा देते। 102 बताता हमारे यहाँ डिसक्वालिफिकेशन। ये डिसक्वालिफिकेशन के बारे में बताता है, ये आपको याद रखना है। डिसक्वालिफिकेशन में क्या है, डिसक्वालिफिकेशन ऑफ मिनिस्टर बनाता है। डिसक्वालिफिकेशन में ये क्या बताता है, तो ये बताता है एंटी डिफेक्शन लॉ। एंटी डिफेक्शन लॉ हमारे यहाँ 10th शेड्यूल से रिलेटेड है। याद रखिएगा, ये आजकल न्यूज़ में है, तो हो सकता हो आ सकता है 10th शेड्यूल आर्टिकल 102। आर्टिकल 101 की बात करें तो आर्टिकल 101 हमारे यहाँ बताता है वेकेशन ऑफ सीट्स। वेकेशन ऑफ सीट मतलब हमारे यहाँ सीट कैसे खाली हैं और सीट की वैकेंसी के बारे में बताता है। तो याद रखिएगा, जैसे इस बार हमारी जो 17वीं लोकसभा बनी है उस पे इलेक्शन से 544 सीटों पे हुआ है, 545 पर नहीं हुआ। एक सीट कैंसिल हो गई थी, वो वेल्लोर की सीट थी, वेल्लोर की सीट हमारे यहाँ कैंसिल हो गई थी। ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि वेल्लोर चेन्नई में पड़ता है, वहाँ की एक सीट कैंसिल हो गई थी वेल्लोर की। तो इम्पॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आते हैं। द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू इम्प्लीमेंट पंचायती राज सिस्टम वॉज। पहला भारत का कौन सा प्रदेश था जहाँ से पंचायती राज शुरू हुआ था, तो आंसर इसका तुरंत देंगे, राजस्थान। सेकेंड स्टेट कभी पूछ ले तो आंसर होगा आंध्र। आंध्र प्रदेश था जिसने सेकेंड में पंचायती राज सिस्टम को अपनाया था। पंजाब, गुजरात और उत्तर प्रदेश आंसर नहीं है। हमारा सही आंसर बैठ रहा है इसमें, वो बैठ रहा है राजस्थान। और ये कब हुआ था, तो राजस्थान में अगर पूछे कहाँ हुआ तो आंसर होगा नागौर डिस्ट्रिक्ट। NAGAUR, नागौर डिस्ट्रिक्ट था हमारा, जहाँ पर सबसे पहले हुआ था। और ये 2 अक्टूबर को हुआ था, तो 2 अक्टूबर को याद रखिए गांधी जी के सम्मान में किया गया था। और 2 अक्टूबर से आपका एक और क्वेश्चन तैयार होगा कि पंचायती राज दिवस अगर पूछा जाए तो आंसर क्या होगा, 2 अक्टूबर।
2 अक्टूबर ही को हमारे यहाँ पंचायती राज सिस्टम भी आ गया था, तो 2 अक्टूबर पंचायती राज दिवस भी हो गया। तो याद रखिएगा राजस्थान आंध्रा, दो याद रखिए, उससे ज़्यादा ये नहीं पूछेंगे। नेक्स्ट आते हैं, आगे बढ़ते हैं। हाउ डज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिस्क्राइब इंडिया एज। तो अगर कभी ऐसा क्वेश्चन आए कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भारत को कैसे डिफाइन करता है, तो इनमें से आप देखो आपके भारत की कौन सी इसमें से विशेषता दिखेगी। आंसर में डायरेक्ट मार्क कर दे रहा, आंसर है यूनियन ऑफ स्टेट्स। तो हमारा आर्टिकल 1 एकदम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का पहला ही आर्टिकल कहता है इंडिया दैट इज़ भारत इज़ अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। अब इसमें आप इंडिया दैट इज़ भारत सुन के आपको लग रहा होगा, तो हमें दोनों नाम डालने पड़े कि इंडिया इंडिया इसलिए डालना पड़ा क्योंकि इंडिया डिफाइंस इंग्लिश नेचर, तो लोग थोड़ा वो कर रहे थे विरोध, तो बी आर अम्बेडकर सर ने दोनों नाम डाल दिए, इंडिया दैट इज़ भारत इज़ अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। मतलब दोनों नाम उन्होंने डाल दिए कि दोनों नाम पड़े रहे लेकिन कोई विरोध ना हो, तो इसलिए उन्होंने नीचे जो ऑप्शन दिए हैं भारतवर्ष और अ फेडरेशन नेशन, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं, ना ये इतने इम्पोर्टेंट है कि इनके बारे में जाने या कोई एक एक्स्ट्रा नॉलेज हमें मिल सके। हाँ, आप फेडरेशन ऑफ स्टेट समझ सकते हैं, ये यूएसए में आ सकता है जहाँ पर स्टेट को थोड़ी ज़्यादा पावर दी जाती है। और इस फेडरेशन ऑफ स्टेट्स का हम सीधे मतलब समझ सकते हैं कि स्टेट्स कैन सीकीड अवे फ्रॉम नेशन। मतलब क्या है कि हमारे यहाँ स्टेट्स को अलग होने का अधिकार नहीं है, लेकिन यूएसए में स्टेट अलग हो सकता है। यूएसए में फेडरेशन ऑफ स्टेट्स का कभी एग्जाम्पल आए तो यूएसए में लिखते हैं। तो इस क्वेश्चन के लिए इतना बहुत था। नेक्स्ट आते हैं, वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ म्यूनिसिपैलिटीज अंडर 74th अमेंडमेंट। 74th अमेंडमेंट के अंतर्गत इनमें से कौन सा म्यूनिसिपैलिटीज का फंक्शन नहीं है। तो पहले तो मैं आंसर मार्क कर देता, आंसर होगा फिशरीज। याद रखिए हमारे 74th अमेंडमेंट जो म्यूनिसपैलिटीज़ को जोड़ता है, उसने म्यूनिसपैलिटीज़ को 18 सब्जेक्ट्स दिए हैं, 18 सब्जेक्ट्स दिए हैं जिस पर वो लॉ बना सकती है। उन 18 सब्जेक्ट्स में से फिशरीज़ नहीं। पर इसी का आप एक काउंटर याद रखिएगा कि पंचायत जिसमें हमें 29 सब्जेक्ट्स मिले उसमें ये फिशरीज़ भी है, उसमें फिशरीज़ भी दिया हुआ है। तो ध्यान रखिएगा पंचायत में फिशरीज़ है और म्यूनिसपैलिटीज़ में फिशरीज़ नहीं है। तो हमें यहाँ पर म्यूनिसपैलिटी पूछे तो हमारा आंसर होगा, हमारा आंसर म्यूनिसपैलिटीज़ के हिसाब से वो होगा कि फिशरीज़ उसमें नहीं एडेड है, याद रखिएगा। और 74 अमेंडमेंट कब हुआ, 1993 में। और 74 अमेंडमेंट 1993 से हमारे यहाँ म्यूनिसपैलिटीज़ जोड़ी गई पार्ट 9A में, 9A में म्यूनिसपैलिटीज़ पूरी की पूरी जुड़ी हुई। तो ये ध्यान रखिएगा, आपको ये पूरा का पूरा ध्यान रखना है। ये म्यूनिसपैलिटीज़ थोड़ा इम्पोर्टेंट, मतलब ठीक ये कह सकते हैं इम्पोर्टेंट तो नहीं कहूँगा म्यूनिसपैलिटीज़ को, पंचायत तक आप इम्पोर्टेंट समझिए। म्यूनिसपैलिटीज़ बस कौन से आर्टिकल में है, कहाँ कौन से पार्ट में आती, कौन से शेड्यूल में, बस इतना याद रखिए, उससे ज़्यादा नहीं। नेक्स्ट आते हैं, अंडर which among the following circumstances the governor can reserve a state bill for the consideration of president। सबसे पहले तो इस स्टेट बिल से आप याद रखिएगा, इसका आर्टिकल है आर्टिकल 200। आर्टिकल 200 के तहत हमारे यहाँ प्रेसिडेंट वो गवर्नर रिजर्व कर सकते हैं एक स्टेट बिल को उनके लिए, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के लिए। सबसे पहले फर्स्ट ऑप्शन दिया है इफ़ इट इज़ अल्ट्रा वायर्स। अल्ट्रा वायर्स का क्या मतलब होता है, अल्ट्रा वायर्स का मतलब होता है, ये फॉरेन टर्म है, इसका मतलब होता है जो भी संविधान के विरुद्ध हो, वायलेशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन करता हो, तो उसे कह देंगे हम अल्ट्रा वायर्स। सेकेंड है इट इज़ अपोज टू डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। थर्ड दिया है इफ़ इट एंडेंजर्स द पोजिशन ऑफ स्टेट हाई कोर्ट। नंबर फोर्थ दिया इफ़ इट इज़ डीलिंग विद कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ अंडर आर्टिकल 31A। अब हैं तो ये सारे के सारे, लेकिन कौन सा ऑप्शन इनमें से सही है जिसको हम रिजर्व करें, जिसके कारण हमारे यहाँ गवर्नर रिजर्व करते हैं स्टेट बिल को। तो इसका आंसर जो बिल्कुल सही बैठ रहा है वो है हमारा ऑप्शन नंबर ए, 1 2 3 4। इसमें से कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो गलत में आ रही हो, और उन्होंने वही हमसे पूछा कि इनमें से कौन सा सही है। तो इस 1 2 3 4 से मैं आपको एक यूपीएससी के क्वेश्चन अटेम्प्टिंग करने की एक और चीज़ बता दे रहा हूँ कि कभी भी यूपीएससी में ऐसे ऑप्शन टाइप आए जिनमें से आपको बताना हो
कि कौन सा ऑप्शन सही है, कौन सा ऑप्शन गलत है। तो इसमें एक बार आप ट्राई किया करिए, तो यू मोस्टली ज़्यादातर सारे ही ऑप्शन सही होते हैं। उसी के तरीके से मैंने यही आंसर मार्क किया है, ये आंसर सही भी है। तो आप इसका ध्यान भी रखिएगा, जब भी ये आंसर आए, क्वेश्चन आए, अगर आपको 3 ऑप्शन लग रहे हैं सही, 3 ऑप्शन सही लग रहे हैं, तो एक बार सोचिए फोर्थ ऑप्शन के बारे में, हो सकता है वो भी सही हो। मोस्टली 1 2 3 4 वाले ही सही, 1 2 3 ओनली वाले भी सही होते हैं। तो ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन लेजिस्लेशन गिव्स कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस टू 3-tier पंचायती राज सिस्टम। अभी हम पंचायती बात कर ही रहे थे। 73rd अमेंडमेंट 1992 से हमारे यहाँ पंचायत ऐड हुई थी। 73rd अमेंडमेंट 1992 याद रखिएगा। 73rd अमेंडमेंट 1992। 74th अमेंडमेंट 1993 से म्यूनिसपैलिटी आई थी। 74th से म्यूनिसपैलिटी याद रखिएगा, ये म्यूनिसपैलिटी के लिए 74 1993 फॉर म्यूनिसपैलिटी। और 73 हमारा पूरा का पूरा पंचायत के बारे में। तो म्यूनिसिपल आए तो 74 और 73 1992 फॉर पंचायत। याद रखिएगा, आपके लिए ये इम्पॉर्टेंट होगा। पंचायत म्यूनिसपैलिटी उनके यही याद है। और पंचायती राज सिस्टम का ज़्यादा ये क्या पूछे, कितने सब्जेक्ट दिए, तो याद रखिएगा 29 सब्जेक्ट्स हैं हमारे यहाँ पंचायत के पास, जिस पर वो लॉ बना सकती है। नेक्स्ट देखते हैं, द सिस्टम ऑफ जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू का जो सिस्टम है वो हमारे यहाँ ओरिजिनेट कहाँ से हो। जुडिशियल रिव्यू का मतलब पहले समझ लीजिए कि जुडिशियल रिव्यू का मतलब होता है रिव्यूइंग जुडिडिक्शन। समझ लीजिए कि मतलब ये क्या है कि हम अपने ही ऑर्डर को एक बार रिव्यू भी कर सकते हैं। और एक और इसका दूसरा मतलब समझिए तो कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ अ लॉ, मतलब भारत में बने हुए कानून कितनी तरीके से, मतलब किस तरीके से संवैधानिक रूप से सही हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडेशन उनका करने का हक वैसे तो हमने सुप्रीम कोर्ट को भी दिया है, वो जुडिशियल रिव्यू कर सकता है, जैसे आप लोग ने बहुत बार देखा भी होगा। तो इसका अगर मैं आंसर मार्क करूँ तो होगा यूएसए। कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी मतलब जुडिशियल रिव्यू की अगर बात करूँ तो जुडिशियल रिव्यू हमारे यहाँ यूएसए कर सकता है। ये यूएसए में ये कॉन्सेप्ट उन्हीं का बनाया हुआ है, तो जो हमने लिया है। जैसे हमारी सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन है ही, तो उनसे हमने ये चीज़ ली है, उनमें से एक जुडिशियल रिव्यू। तो जुडिशियल रिव्यू से आप ये याद रखिएगा। नेक्स्ट आते हैं, फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच कंट्री द प्रोविजन ऑफ फेडरेशन वॉज बोरोड वाइल फ्रेमिंग द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो देखिए, एक फेडरेशन और दूसरा फेडरेशन, एक हमने अभी पढ़ा जुडिशियल रिव्यू और एक हमने पढ़ा ये फेडरेशन। दोनों की दोनों चीज़ हमने यूएसए से उठाई। और अभी मैंने आगे वाले क्वेश्चन में आपको बताया भी था कि फेडरेशन ऑफ स्टेट्स का एग्जाम्पल है यूएसए। इनमें से अगर मैं चेक करूँ तो फेडरेशन इनमें से एक ही है, वो है यूएसए। अगर मैं इसको ऑप्शन एलिमिनेशन से करूँ तो कनाडा और स्विट्ज़रलैंड तो मैं पहले ही काट दूंगा, क्योंकि भैया ये फेडरेशन नहीं है। यूके और यूएसए फेडरेशन हुए, तो इसमें फेडरेशन को समझने के लिए यूके भी उतना फेडरेशन नहीं है, यूएसए सबसे बड़ा फेडरेशन है, तो उसमें हम हमेशा यूएसए को याद रखते हैं। यूएसए को आपको ध्यान रखना है कि यूएसए आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। यूएसए की थोड़ी मतलब जैसे वाइस प्रेसिडेंट भी पढ़ते तो इंडियन और अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट कंपेयर भी किए जाते हैं, तो उसमें भी आपको यूएसए याद रखना पड़ेगा कि उनके यहाँ जब यूएसए में वाइस प्रेसिडेंट तब तक वाइस प्रेसिडेंट रहता है, मतलब प्रेसिडेंट रहता है अगर वैकेंसी हो जाए, जब तक अनएक्सपायर्ड टर्म ऑफ प्रीडेसेसर। हमारे यहाँ सिर्फ मैक्सिमम 6 मंथ्स तक रहता है। नेक्स्ट आते हैं, द बलवंत राय मेहता कमेटी वॉज रिलेटेड विद। अभी मैंने ये बहुत पहले ये क्वेश्चन करा चुका हूँ शुरुआत में ही, और वही डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया कि बलवंत राय मेहता कमेटी इज़ रिलेटेड टू पंचायती राज। ये जो पंचायती राज है उसके लिए हमने मेहता की कमेटी याद की है, तो आप याद रखिएगा पंचायती राज से रिलेटेड बलवंत राय मेहता की कमेटी है। पंचायती राज से रिलेटेड एक और कमेटी है, वो मैं लिखवा दे रहा, आगे के क्वेश्चन में है भी वो है अशोक मेहता। और एक जीवी के राव कमेटी, मान लीजिए कभी आ जाए, कभी आपका क्वेश्चन आ जाए जी वी के राव,
तो ये भी कमेटी कहीं ना पंचायती से रिलेटेड है, तो ध्यान रखिएगा 3-4 ये कमेटी है जो आपके लिए थोड़ा इम्पॉर्टेंट हो सकती है, जो आपको थोड़ी सी सही लग सकती है, मतलब जो पंचायत से रिलेटेड है जो आपको पढ़नी है। ज़्यादा कमेटी के पीछे नहीं, आपको अगर कमेटी ज़्यादा याद भी करनी है तो वही वाली याद करनी है जो हमारे यहाँ संविधान समिति में थी, जिसका मैंने एक तरीका बताया था, अगर यूनियन लगा हो तो उसके चेयरपर्सन हमेशा जवाहरलाल नेहरू जी को बनाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which of one of the following pairs of schedule in Constitution of India and its content is not correctly match? इनमें से कौन से शेड्यूल के आगे जो उनका मैटर लिखा हो करेक्ट नहीं मैच है? ठीक है, तो हम देखते हैं 8th शेड्यूल लैंग्वेजेस, फिर लिखा हुआ सेकंड शेड्यूल फॉर्म्स ऑफ ओथ एंड अफर्मेशन, 4th शेड्यूल एलोकेशन ऑफ सीट्स इन काउंसिल ऑफ स्टेट। काउंसिल ऑफ स्टेट का मतलब आप लोग समझ रहे होंगे, काउंसिल ऑफ स्टेट का मतलब राज्यसभा। 10th शेड्यूल प्रोविजन एज टू डिस्क्वालिफिकेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन, ये 10th शेड्यूल में जुड़ा हुआ है। तो इनमें से तो अगर गलत देखा जाए तो भैया गलत है सेकेंड शेड्यूल, सेकेंड शेड्यूल एक गलत लिखा हुआ है। सेकेंड शेड्यूल हमारे यहाँ सैलरी एंड अमेंडमेंट्स ऑफ ऑफिसर्स ऑफ पार्लियामेंट है, सेकेंड शेड्यूल नहीं था, सेकेंड शेड्यूल है। और ये जो इन्होंने फॉर्म्स ऑफ ओथ एंड अफर्मेशन लिखा है ये हमारे यहाँ थर्ड शेड्यूल में एडेड है, तो याद रखिएगा सेकेंड शेड्यूल गलत है। अब इससे थोड़ी हम एक्स्ट्रा नॉलेज ले सकते हैं इस क्वेश्चन से। 8th शेड्यूल में हमारा क्वेश्चन आ सकता है कि टोटल लैंग्वेजेस इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया दैट आर 22 रिकॉग्नाइज लैंग्वेजेस हैं। कितनी बार इस 8th शेड्यूल को अमेंडमेंट किया गया है? तो आंसर होगा 3 टाइम्स, 3 टाइम्स अमेंड हुआ है, लैंग्वेजेस ऐड हुई हैं, सिंधी ऐड की गई है, सिंधी लैंग्वेज ऐड हुई है, सिंधी लैंग्वेज हमारे यहाँ ऐड हुई है। फिर अगर पूछा जाए तो ऐड हुई है KMN, K स्टैंड्स फॉर कोंकणी, M फॉर मणिपुरी एंड N फॉर नेपाली। उसके बाद अगर क्वेश्चन आ जाए कि उसके बाद कौन सी ऐड हुई है तो वो रहती है BDSM, ये है बोडो, डोगरी, संथली, मैथिली, बोडो, डोगरी, संथली, मैथिली। 3 बार अमेंडमेंट हुआ 8th शेड्यूल में। सेकेंड शेड्यूल में फॉर्म्स ऑफ ओथ, ये सैलरी एंड अमेंडमेंट्स ऑफ ऑफिसर ऑफ पार्लियामेंट हो गया। 4th शेड्यूल एलोकेशन ऑफ सीट्स इन काउंसिल ऑफ स्टेट, इसमें अगर क्वेश्चन पूछेंगे तो पूछेंगे सबसे ज़्यादा सीट कहाँ है, तो याद रखिएगा यूपी, अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन दिया जाता है तो यूपी में सबसे ज़्यादा सीट हैं। लोकसभा वो राज्यसभा की 31, लोकसभा की अगर सीट आई यूपी में तो वो होती है 80 सीट्स है हमारे यहाँ। 10th शेड्यूल याद रखिएगा, जब B.R. अम्बेडकर सर ने शेड्यूल बनाए थे तो 8 शेड्यूल थे, आज प्रेजेंट में हमारे पास 12 शेड्यूल है, मतलब 9, 10, 11, 12 शेड्यूल एक अमेंडमेंट से जोड़े गए हैं। कौन कौन से अमेंडमेंट हुए जिससे ये शेड्यूल जोड़े गए हैं, तो उनमें से हम 10th शेड्यूल अभी जाने रहे। 10th शेड्यूल हमारे यहाँ 52nd अमेंडमेंट हुआ, 52nd अमेंडमेंट 1985, उससे ये जोड़ा गया है, ध्यान रखिएगा। 10th शेड्यूल 8 के बाद जितने हैं शेड्यूल वो आपके लिए इम्पॉर्टेंट हैं, तो वैसे ही 10th आ गया, 52nd अमेंडमेंट 1985 ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट था, ये आपको याद करना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है 10th शेड्यूल। और आजकल ये चल भी रहा है डिस्क्वालिफिकेशन हो, इसमें अगर पूछा जाए कि किस लॉ से हमारे यहाँ ये हटाए जाते हैं तो आंसर होगा एंटी डिफेक्शन लॉ, एंटी डिफेक्शन लॉ। ये अभी हमारे यहाँ MP में यूज़ भी हुआ था और बहुत सारे कर्नाटक केरला में भी यूज़ हो सकता है, हुआ था, तो ध्यान रखिएगा ये आजकल न्यूज़ में है तो आ भी सकता है एंटी डिफेक्शन लॉ इन सब से। नेक्स्ट आते हैं, इसमें देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द स्पीकर ऑफ लोकसभा में रिजाइन हिज ऑफिस बाय राइटिंग एड्रेस टू द, मतलब ये सिंपल पूछना चाहते हैं स्पीकर ऑफ लोकसभा हमारे यहाँ कैसे रिजाइन करता है, किसको देता है अपना त्याग पत्र रिसिग्नेशन, तो आंसर होगा डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा, डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा। इसी में मैं अगर एक काउंटर क्वेश्चन रख दूं तो उस क्वेश्चन को आप ध्यान रखिएगा कि अगर इसकी जगह स्पीकर ऑफ लोकसभा की जगह ये आ जाए कि हमारे यहाँ क्वेश्चन आ जाए कि स्पीकर ऑफ लोकसभा की बजाय कि चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, CM ऑफ
RS मतलब चेयरमैन ऑफ राज्यसभा में रिजाइन हिज ऑफिस राइटिंग टू, तो आंसर हो जाएगा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ध्यान रखिएगा, चेयरमैन ऑफ राज्यसभा जो होते हैं हमारे हैं वो VP होते हैं, वाइस प्रेसिडेंट। और वाइस प्रेसिडेंट कभी भी अपना रेजिग्नेशन देते हैं तो वो देते हैं रेजिग्नेशन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को, क्योंकि याद रखिएगा कि हमारे यहाँ चेयरमैन ऑफ राज्यसभा को कोई इलेक्शन हुआ ही नहीं था। चेयरमैन ऑफ राज्यसभा का कोई इलेक्शन हुआ नहीं तो वो क्यों, और VP का हमारे यहाँ इलेक्शन हुआ था, तो VP इलेक्शन जो इलेक्टेड आया है वो अपना रेजिग्नेशन उसी पोस्ट के लिए देगा जिस पोस्ट के लिए वो आया था। तो VP अपना रेजिग्नेशन देंगे तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को, और सब तो हमेशा अपने डिप्टी को देते हैं, जैसे स्पीकर ऑफ लोकसभा देंगे तो अपने डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा को देंगे, जो हरिवंश सर हैं इतने समय स्पीकर ऑफ लोकसभा। हरिवंश सर इतने समय डिप्टी स्पीकर हैं और स्पीकर ऑफ लोकसभा हैं ओम बिरला सर। ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। नेक्स्ट देखते हैं, द 3 टियर ऑफ पंचायती राज सिस्टम कंसिस्ट ऑफ। जैसे ये क्वेश्चन आ रहा है, ये पूछना चाहता है हमारे यहाँ कितने टियर की पंचायत है, वो हमें पता चल गई 3 टियर की है, और उन पंचायत में से कौन कौन सी पंचायत कौन से टियर्स हैं। आंसर मार्क करो तो आंसर होगा ग्राम सभा, पंचायत समिति और जिला परिषद। ये जो हमारे यहाँ 3 टियर्स बनाए गए हैं पंचायत के, ये 3 टियर्स हैं। और मैं आपको बहुत मतलब शुरुआत में क्वेश्चन आ चुका था कि ये 3 टियर बताने वाला कौन था, वो थे बलवंत राय मेहता। बलवंत राय मेहता की ही कमेटी के कारण हमारे यहाँ 3 टियर ऑफ पंचायत बनी है। अशोक मेहता जी ने हमारे यहाँ 2 टियर की पंचायत बनाई थी। तो ध्यान रखिएगा, इस पंचायत में ग्राम सभा का मतलब क्या होता है, सारे के सारे 18 प्लस ईयर्स वाले विलेज के लोग उन्हें ग्राम सभा कहते हैं। पंचायत समिति हमारे यहाँ कहाँ पर होती है, ब्लॉक लेवल में। ब्लॉक लेवल में हमारे यहाँ पंचायत समिति रखते हैं। जिला परिषद की कभी बात की जाए तो ये इसको हम रखते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल में। डिस्ट्रिक्ट लेवल में होता है, जो कलेक्टर होते हैं वो सब यहीं पर बैठते हैं, वो इन्हीं के हेड होते हैं। तो डिस्ट्रिक्ट की बात है तो जिला, पर ग्राम की बात है विलेज लेवल पे होती है ग्राम सभा। तो आपको बस ज़्यादातर याद करनी है वो है याद करनी है वो है पंचायत समिति, आपको याद करनी है, क्योंकि ये थोड़ा नाम अलग सा है। वरना डिस्ट्रिक्ट है, जिला हिंदी होती है तो जिला परिषद, विलेज है तो ग्राम उसकी हिंदी होती है तो ग्राम सभा। ये आप तैयार कर सकते हैं। पंचायत समिति है जो ब्लॉक लेवल पे, वो आपको ध्यान रखनी है। लेकिन कुछ हमारे यहाँ स्टेट हैं जिन्होंने 4 टियर की पंचायत रही है, उनमें से एक हमारे पास है वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में हमारे यहाँ 4 टियर की पंचायत है। अब 4 टियर की कौन सी पंचायत है, आंचलिक परिषद है उनके पास, वो आंचलिक परिषद भी चलाते हैं। तो 3 टियर की बहुत सारे मोस्टली लिए हुए हैं, कुछ 2 टियर की लिए हुए हैं, और कुछ हमारे यहाँ लिए हुए हैं 3 टियर, अब वो 4 टियर की। मान लीजिए कभी क्वेश्चन आ जाए कि हमारे यहाँ कितने टियर की पंचायत चलती है, अगर ऑप्शन में मतलब 1 2 3 ओनली टाइप वाले क्वेश्चन आ जाए तो उसमें लिखा हो 2 टियर, 3 टियर, 4 टियर, तो आप 1 2 3 ओनली मतलब पूरे मार्क करेंगे ऑल। सब तरीके की हमारे यहाँ पंचायत चलती है। मोस्टली पूछा जाए तो आंसर होगा 3 टियर पंचायत। तो ये थे आपके सारे पॉलिटी के प्रीवियस ईयर प्लस कुछ आने वाले जो मॉक क्वेश्चन थे जो आ सकते हैं हमारे NDA 2020 में। तो ये पूरा का पूरा सेशन जो था, ये पूरा का पूरा, इसमें आपको क्वेश्चन भी करवाए और ऊपर से आप नॉलेज उसमें जो साथ साथ मैंने दिया है वो भी लिखते हुए चलिएगा। अब नेक्स्ट हम किसी और वीडियो में मिलेंगे और उसी में हम कुछ और ज्योग्राफी के क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू क्लास, जय हिंद।